सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपना तथा अपने परिवार का ध्यान इस महामारी के समय रख रहे होंगे। सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सबका ध्यान रखें, जागरूक रहें। इस महामारी के समय हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, तो सभी अपना ध्यान रखें और सभी अपना अध्ययन करते रहें। बच्चों, हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की व्याख्या पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे और जब तक आप इसके पात्रों के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक आपको यह नाटक अच्छे से याद नहीं होगा। तो इस नाटक के एक प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण आज की वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का नामकरण ध्रुव स्वामिनी के आधार पर हुआ है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी के साथ साथ इसका एक प्रमुख पुरुष पात्र है जिसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इस नाटक का अमर पात्र है। यह इतिहास प्रसिद्ध पात्र है। यह सम्राट समुद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र है। सम्राट समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। उपन्यास में इसका प्रमुख स्थान है। यह नायक के पद को शोभित करता है। मुख्य नायक यही है। प्रस्तुत नाटक के पुरुष पात्रों में इसका व्यक्तित्व जो है सर्वाधिक आकर्षक है, यानी सच्चे अर्थों में यही इस नाटक का प्रमुख नायक है। यह धीर, वीर, साहसी, त्यागशील, उदार एवं राष्ट्रभक्त पात्र है। अपने राष्ट्र के लिए जान देने वाला, अपना बलिदान देने वाला, सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला प्रमुख पात्र है। इन्हीं गुणों के कारण इसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। इसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहले विशेषता है सरल एवं सुंदर व्यक्तित्व, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं, फिर उसके कार्य देखते हैं, सबसे पहले हम उसका क्या देखते हैं, उसका रूप, रंग, आकार, उसके शरीर की बनावट आदि हम सबको प्रभावित करती है। तो इसकी सबसे पहले प्रमुख विशेषताओं में इसके शरीर यानी सरल एवं सुंदर व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त अत्यंत सरल एवं सुंदर व्यक्तित्व वाला युवा कुमार है। देखने में बहुत सुंदर है, युवा है। उसके मन में छल कपट नहीं है, यानी वह दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। वह कूटनीति में विश्वास नहीं रखता। उसका सौम्य एवं सरल व्यवहार ही उसकी निधि है। उसके अंदर जो सौम्यता है, सरलता है और जो उसका व्यवहार है, दूसरों के प्रति दया भावना आदि व्यवहार उसकी निधि है। उसके इस व्यवहार के कारण, उसके इस व्यवहार एवं व्यक्तित्व को देखकर ध्रुव स्वामिनी उसके प्रति आरंभ से ही आकृष्ट है, यानी मन ही मन वह उससे प्रेम करती है। किंतु वह विवश है और उसका विवाह रामगुप्त से हो जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद छल कपट से रामगुप्त उस राज्य को हथिया लेता है। फिर भी वह अपने हृदय में चंद्रगुप्त के प्रियदर्शी, सुंदर दिखाई देने वाली छवि की दास बनी रहती है। वह खड़ग धारिणी दासी से कहती है, कुमार की स्निग्ध कोमलता, सरलता और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो जाता है। दूसरी प्रमुख विशेषता है वंश मर्यादा का प्रतिपालन। अपने वंश का, अपने राज्य का, अपने कुल का गौरव बढ़ाने वाला। चंद्रगुप्त की रग रग में गुप्त वंश का उज्जवल रक्त प्रभावित हो रहा है, यानी सच्चे अर्थों में वह अपने कुल की मर्यादा का रक्षक है। वह वंश मर्यादा के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। कुल मर्यादा की रक्षा के लिए ही वह अपने बड़े भाई रामगुप्त के छल पूर्वक राजा बनने का विरोध नहीं करता। वह नहीं चाहता कि राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव हो, अशांति हो, इसलिए वह राज्य की शांति के लिए अपने अधिकार छोड़ देता है। वह अपनी विनीतता और उदारता से अपने पिता द्वारा प्राप्त अधिकार को स्वेच्छा से त्याग देता है। वह बड़े भाई रामगुप्त से कलह नहीं चाहता, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता। रामगुप्त व्यर्थ ही उस पर संदेह करता है
और उससे डरता रहता है। रामगुप्त को हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं चंद्रगुप्त उसके राज्य को उससे छीन न ले, और इसलिए और उसकी पत्नी पर बुरी नज़र रखता है। वो ऐसा सोचता है और हर समय उससे शंकालु रहता है, शंकित रहता है। विजयी होने के बाद भी वह अपने अधिकार प्राप्त करने के प्रति उदासीन रहता है, यानी वह अपने अधिकारों के लिए किसी प्रकार का झगड़ा या उपद्रव नहीं करता। वह ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से रोकता है। जब ध्रुव स्वामिनी को सकराज के शिविर में भेजा जाता है, ध्रुव स्वामिनी अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जब आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है तो वह आत्महत्या करने से रोकता है तथा सिंह की सी गर्जना करता हुआ कहता है, यह नहीं हो सकता महादेवी, आप इतनी कायर नहीं हो सकती। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अभिमान। उसके कहने का मतलब क्या है कि हे महान देवी ध्रुव स्वामिनी, जिस मर्यादा के लिए, यानी तुमसे तुम्हारा विवाह मेरे साथ निश्चित हुआ था और रामगुप्त छल कपट से राजा बनने के बाद धोखे से तुम्हारे साथ विवाह कर लेता है, तो मैंने अपने अधिकारों को क्यों छोड़ा, तुम्हें क्यों छोड़ा कि राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव न हो, अशांति न हो, ग्रह कलह न हो। इसलिए मैंने अपने राजकुल की मर्यादा के लिए, अपने महत्व को स्थिर रखने के लिए, गुप्त साम्राज्य के गौरव व उन्नति को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके, यदि मैं ऐसा करता तो राजा मुझे दंड देता। राजा कौन बना हुआ है? रामगुप्त। तो रामगुप्त मुझे दंड देता, मैं उसके दंड का स्वीकार कर लेता और उससे झगड़ा करके उससे जीत भी सकता था, लेकिन मैंने अपने राज्य की मर्यादा के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया। आज उसी मर्यादा को, अपने राज्य के गौरव को, अपने कुल की लज्जा को आज जो सकराज के पास भेजा जा रहा है, तो मैं यह अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते हुए आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित नहीं होना पड़ेगा, यानी जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं अपने पिता आर्य समुद्रगुप्त, जो अब स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनका जो गौरव था, उनकी जो उन्नति थी, उनका जो उन्होंने जो गर्व प्राप्त किया था, उन्होंने जो विश्व विजयी होने का गौरव प्राप्त किया था, मैं उसको ऐसे पददलित नहीं होने दूंगा, यानी उसका अपमान नहीं होने दूंगा। चंद्रगुप्त की तीसरी प्रमुख विशेषता है राष्ट्र अभिमानी युवक। चंद्रगुप्त में कुल मर्यादा रक्षा और राष्ट्र गौरव की रक्षा का भाव सर्वाधिक विद्यमान है, यानी अपने कुल की मर्यादा की रक्षा और अपने राष्ट्र के गौरव की रक्षा, ये उसका प्रमुख भाव है। वह राष्ट्र गौरव को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी सदैव तैयार रहता है, यानी अपने राष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए वह अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। वह सकराज की संधि की जो शर्तें हैं उनको सुनकर तिलमिला उठता है, गुस्से से पागल हो जाता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव स्वामिनी का वेश बनाकर, ध्रुव स्वामिनी बनकर सकराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह वहां जाकर सकराज को मौत के घाट उतारकर अपने राष्ट्र के गौरव और नारी लाज को बचाता है, यानी ध्रुव स्वामिनी के मर्यादा को बचाता है। चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त द्वारा बिना किसी कारण बंदी बना लिए जाने पर भी अपनी लौ श्रृंखलाओं को तोड़कर शेर की भांति गर्जना करता है। जब चंद्रगुप्त सकराज को हरा देता है और सकराज के मरने के बाद जब वह सकराज के राज्य को जीत लेता है, तो उस समय रामगुप्त वहाँ पहुँचता है और वह शंकित है, भयभीत है कि कहीं चंद्रगुप्त राजा न बन करके उसे राज्य धिया लेगा, इसलिए वह उसे लौ श्रृंखलाओं में बांधने का आदेश देता है। उस समय रामगुप्त और उसके सैनिक डर के मारे कांप उठते हैं। कूटनीतिक शिखर स्वामी भी उससे डरकर रामगुप्त को छोड़कर उसके पक्ष में आ जाता है। चंद्रगुप्त की प्रमुख विशेषता है अंतर्द्वंद्व से ग्रस्त। अंतर्द्वंद्व यानी मानसिक जो द्वंद्व चल रहा है, उसके मन में चलने वाले विचार जो हमेशा उसे व्यथित करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, और हर समय उसके मन में खलबली मची रहती है कि जो वह कुछ कर रहा है अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, वंश की मर्यादा के लिए, क्या वो सही है।
कुमार चंद्रगुप्त को विपरीत परिस्थितियों में जीने के लिए विवश होना पड़ता है। उसे अपना राज्याधिकार छोड़ना पड़ता है, अपनी वाग्दत्ता पत्नी ध्रुवस्वामिनी को छोड़ना पड़ता है। वह मन ही मन ध्रुवस्वामिनी से प्रेम करता है, किंतु रामगुप्त बलपूर्वक उससे विवाह कर लेता है। उसके अधिकार भी उसे छीन जाते हैं, किंतु चंद्रगुप्त भी सजीव मानव है, यानी उसके अंदर जो उसकी भावनाएं हैं, जो प्रेम की भावनाएं हिलोरे ले रही हैं, वो उसे बार बार प्रेरित करती रहती है। अंत में वह अंतर्द्वंद्वों से युक्त होकर अपने वास्तविक रूप में सामने आता है, यानी उसके अंदर जो विचार चलते रहते हैं, हर समय उसके मन की जो ऐसी अवस्था है जिससे वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या रामगुप्त के अत्याचारों को वह सहन करता रहे, कब तक ऐसी परिस्थितियों को वह सहन करेगा और कब तक अपने अधिकारों को छोड़ता रहेगा। तो इस प्रकार वह मन ही मन सोचता है, मैं पुरुष हूँ, नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ। मैं अपना वैभव, जो अपना साम्राज्य है, जो अपना राज्याधिकार है और अपने जो अधिकार है, अन्याय के कारण दूसरे लोग उसे मुझसे छीनते जा रहे हैं और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से, मेरे ही न बोलने के कारण आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह सील का कपट, मोह और प्रवंचना है, यानी जो मैंने शील स्वभाव, जो मैं अंतर्विरोध नहीं करना चाहता, राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव या शांति खड़ी नहीं करना चाहता, तो ये सब क्या है, एक मोह है और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर सका, यानी मुझे इन अत्याचारों को सहन नहीं करना चाहिए। मैं जो हूँ वही तो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सका। ये कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में, यानी मैं जितना झुक रहा हूँ, जितना सहन कर रहा हूँ, इसके आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी, यानी कब तक मैं अन्याय व अत्याचारों का सामना करता रहूँगा। चंद्रगुप्त की अगली प्रमुख विशेषता है क्रांति का उद्घोषक। क्रांति यानी विद्रोह का उद्घोषक, विद्रोह करने वाला, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला, अपने अधिकारों की मांग करने वाला। चंद्रगुप्त नाटक के आरंभ में सरल, सौम्य एवं विनम्रता की मूर्ति बना हुआ था। वह अपने बड़े भाई का आदर करता है और इसी प्रतिष्ठा हेतु उसने अपने समस्त अधिकार त्याग दिए हैं, यहाँ तक कि अपनी वाग्दत्ता को भी, ध्रुवस्वामिनी को भी त्याग देता है। किंतु जब रामगुप्त की नीचता के कारण राष्ट्र गौरव को ठेस पहुँचने लगती है, रामगुप्त की कायरता के कारण रामगुप्त संधि की ऐसे शर्तें स्वीकार करता है जिससे उनके राष्ट्र के गौरव की मर्यादा जो है धूल में मिल चुकी है, तो वह सहन नहीं कर सकता। वह ध्रुवस्वामिनी को सकराज के पास उपहार रूप में नहीं जाने देता और सकराज को मौत की नींद सुलाकर रामगुप्त द्वारा पहनाई गई लौह श्रृंखलाओं को तोड़ देता है और उसके विरुद्ध क्रांति की उद्घोषणा करता है, क्रांति का आह्वान करता है और अंततः अपने अधिकारों को प्राप्त करके राजगद्दी को सुशोभित करता है, यानी राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। नारी सम्मान का रक्षक। चंद्रगुप्त के मन में नारी जाति के सम्मान की भावना भरी हुई है, यानी जो श्रेष्ठ गुण होते हैं एक नायक के, वो सभी श्रेष्ठ गुण चंद्रगुप्त के अंदर भरे हुए हैं। वह नारी का सम्मान करता है। वह केवल ध्रुवस्वामिनी को आत्महत्या करने से नहीं रोकता, अपितु अपने परिणय प्यार की साकार मूर्ति ही नहीं मानता, उसे अपने साथ सकराज के दुर्ग में भेजे जाने का कड़ा विरोध भी करता है। इसके लिए वह रामगुप्त और शिखर स्वामी को कायर और प्रवंचक यानी धोखेबाज कहकर प्रताड़ित करता है। नारी सम्मान की रक्षा हेतु वह स्वयं ध्रुवस्वामिनी का वेश धारण करके सकराज के दुर्ग में पहुंच जाता है और उससे युद्ध करके उसे मारकर ध्रुवस्वामिनी की लाज की रक्षा करता है, ध्रुवस्वामिनी की अस्मिता की रक्षा करता है और अपनी प्रिय पत्नी ध्रुवस्वामिनी को अंत में प्राप्त कर लेता है। कर्तव्यनिष्ठ। चंद्रगुप्त की रग रग में कर्तव्य पालन की भावना भरी हुई है। अपने कर्तव्य के प्रति वह सचेत है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है और अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाता है। इसलिए वह पूरे साहस और शक्ति से अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसके सामने मुख्यतः दो कर्तव्य हैं, गुप्त वंश के कुलवधु के सम्मान की रक्षा और गुप्त साम्राज्य के गौरव को बढ़ाना।
गुप्त वंश की कुलवधु ध्रुवस्वामिनी उसके सम्मान की रक्षा करता है और गुप्त साम्राज्य के गौरव को सकराज को हराकर गौरव को बढ़ाता है। अपने प्रथम कर्तव्य की पूर्ति हेतु ध्रुवस्वामिनी के वेश में सकराज के दुर्ग में जाकर उसका काम तमाम कर देता है, सकराज की हत्या कर देता है। उसे ललकारता हुआ कहता है, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल, मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी परीक्षा लेने, सावधान। यानी तुम राजा हो, तुम्हारे पास तुम्हारी सेना है, मंत्री हैं, लेकिन मैं अकेला ही सबका सामना करने के लिए, अपने कुल और अपने गौरव की रक्षा के लिए मैं अकेला ही तुम्हारा सामना करने के लिए आया। सौंदर्य का उपासक। ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त के जीवन में निराशा व्यक्त हो गई है, क्योंकि वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। वह अपने अधिकारों को छोड़ देता है, राज्य में किसी प्रकार की अशांति न हो ऐसा सोचकर। तो शुरू में यही मालूम होता है कि उसके जीवन में निराशा है। वह अपनी वाग्दत्ता को सहर्ष अपने भाई रामगुप्त की पत्नी बना देता है, किंतु वास्तविकता यह है कि वह उसके अनुपम सौंदर्य का उपासक है। ध्रुवस्वामिनी जो बहुत सुंदर है, सुशील है, गुणी है, तो वह उसके गुणों का उपासक है, उसकी उपासना करने वाला है। उसके मन में ध्रुवस्वामिनी के प्रति एक नैसर्गिक आकर्षण है जो अलौकिक है। उसके हृदय में उसकी अत्यंत प्रतिष्ठा है और वह उसे अपने कुल का गौरव मानता है, ध्रुवस्वामिनी को अपने कुल का गौरव मानता है। वह आवेश में आकर सबके सामने कह उठता है, और भी एक बात है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपने मधुर आलोक डाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया। यानी वह सबके सामने स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो अंधकार था, उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके जीवन में जो निराशा थी, उस निराशा के समय सूर्य की प्रथम किरण के समान एक अज्ञात भाव से, एक प्रेम भाव से ध्रुवस्वामी ने आकर जो उसे रोशनी की किरण दिखाई, मैंने उसी रोशनी को, उसी प्रेम को इसलिए भूलने का प्रयास किया कि राज्य में किसी प्रकार की अशांति न हो। यह कहकर वह अपने मौन प्रणय को व्यक्त न करके चुप हो जाता है, यानी चुपचाप अपने प्रेम को सबके सामने स्वीकार करता है। शील और विनम्रता युक्त पात्र। ध्रुवस्वामिनी नाटक में लेखक ने चंद्रगुप्त को आरंभ से ही शील और विनम्रता का अन्य उपासक दिखाया है। यानी उसके अंदर शील स्वभाव है, विनम्रता है और वह विनम्रता का अनन्य उपासक है। सदाचार उसके जीवन का अभिन्न अंग है तथा बड़ों के प्रति विनम्रता दिखाना उसका व्यवहार है। इसलिए वह अपने ज्येष्ठ भ्राता को अपने उत्तराधिकार के साथ साथ अपनी वाग्दत्ता को भी सौंप देता है, किंतु अपने भाई के कुकर्मों और अत्याचारों के विरुद्ध क्रांति करके भी उसका निरादर नहीं करता, उसकी प्रतिष्ठा में बुरे शब्द नहीं कहता। जब रामगुप्त उसे बिना किसी दोष के अपने सैनिकों द्वारा बंदी बनाने हेतु लोहे की श्रृंखलाओं में बंधवा देता है, उसे कुचक्कर करने वाला बताता है तथा पुरोहित और ध्रुवस्वामिनी को भी बंदी बनाने का आदेश देता है। उस समय वह शील एवं विनय का उपासक लोह श्रृंखलाओं को तोड़ डालता है, किंतु अपने बड़े भाई के लिए कोई बुरा शब्द प्रयोग नहीं करता, अपितु शिखर स्वामी को कहता है, तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यानी मैं इतना सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि तुम दोनों यहाँ सब कुछ छोड़कर बाहर चले जाओ। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त का चरित्र महान गुणों से संपन्न है। वह सच्चा राष्ट्र भगत है, राष्ट्र सेवक है। उसके चरित्र का विकास सहज एवं स्वाभाविक बना पड़ा है। वह सरल हृदय, विनम्रता युक्त होते हुए भी विषम परिस्थितियों के कारण क्रांतिकारी बन जाता है, जो अत्यंत स्वाभाविक प्रतीत होता है। उसकी क्रांति नारी मर्यादा की रक्षा करती है और राष्ट्र गौरव की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। तो हम देखते हैं कि सच्चे अर्थों में चंद्रगुप्त ही ध्रुवस्वामिनी नाटक का नायक कहा जा सकता है, क्योंकि वही अपने राष्ट्र की कुल मर्यादा को बचा सकता है, वही अपने वंश के गौरव को बढ़ा सकता है और अपने पिता द्वारा दिए गए वचन को पूरा कर सकता है।
वह अपनी वाग्दत्ता पत्नी ध्रुव स्वामिनी के लाज की रक्षा करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त में वे सभी दिव्य गुण हैं जो वे सभी सर्वश्रेष्ठ गुण हैं जो एक सच्चे नायक में होने चाहिए।